Hello everyone and welcome back to the channel. Let's start the fifth part of our ongoing lecture series on chapter 5 which is magnetism and matter. So जैसे कि हमने पार्ट 4 में डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक्स के बारे में। आप लोग देख सकते हो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिटेल्स में, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो कि डायमैग्नेटिज, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट योर डायमैग्नेटिज्म। तो देखो डायमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर पार्ट। मैग्नेटिक फील्ड का जो भी स्ट्रॉन्गर पार्ट होगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट को क्या करेगा, मूव कर सकते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल्स, राइट। सो दिस मीन्स दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। सो डायमैग्नेटिक के बारे में आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, ठीक है। सो व्हेन वी पुट अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखेंगे, द लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गेट पुश्ड आउट ऑफ द मटेरियल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इनसाइड इट बिकम्स वीकर। ओके, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है आर दोज सब्सटेंस विच हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। इसको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कहाँ पे होता है, पोल्स पे। आपको पता होगा एट द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, okay, then the any other part of the magnet, ठीक है। so when a bar magnet of diamagnetic material is placed in an external magnetic field में जब आप रखोगे डायमैग्नेटिक मटेरियल को, क्या हो जाएगा कि फील्ड लाइन से रिपेल्ड होगा और एक्सपेल्ड हो जाएगा एंड फील्ड इनसाइड द मटेरियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आपको फिगर में भी गिवन है, वो रिपेल हो रहा है, यहाँ पे भी रिपेल हो रहा है। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे और फील्ड में रखेंगे, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिज्म क्या क्या होता है। So diamagnetic substances have atoms where the tiny magnetic effects of the electron क्या करेंगे, कैंसल आउट। सो देयर इज नो ओवरऑल मैग्नेटिक इफेक्ट, वहां पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या याद रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम रिजल्टेंट इन एन एटम में वो जीरो होता है इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, सेकंड में देखो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दोज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन एंड दस दोज इन अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, स्पीड अप होगा। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्लो डाउन हो जाएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो स्पीड बढ़ेगा। ओके, सो दिस हैपेंस ड्यू टू इंट्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन अकॉर्डेंस विथ लेंस लॉ। दस द सब्सटेंस डेवलप करेगा और नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड हेंस रिपेल करेगा। जैसे कि बिस्मथ हो गया, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, ओके, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, ये आपका हो गया सब क्या, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि नेट और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इन एन एटम, वो जीरो के बराबर होगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ आपको याद रखना है कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सच अ मटेरियल, और वी कैन से जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन सर्कल्स इन वन डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ओके, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनका जो स्पीड होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड दोज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनका स्पीड अप होगा। ओके, सो दिस चेंज क्रिएट्स अ टाइनी करंट दैट अपोज करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। इसको याद रखना। एंड एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि अ वीक मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक वीक मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, ठीक है, मेकिंग दिस सब्सटेंसेस रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड।
राइट? जिससे जैसे कि हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल कंडीशन में, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड, ओके, दिस ऑल आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो नेक्स्ट एक इफेक्ट आएगा दैट इज मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट क्या होता है? देखो, सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म को एग्जिबिट करते हैं। सुपर कंडक्टर यानी कि अ मटेरियल दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी विथ नो रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं होगा। ओके, देर इज नो ऑब्स्टेकल्स एट वेरी लो टेम्परेचर पे। ओके, उससे हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर, इसको याद रखना। ठीक है, सो व्हेन अ मटेरियल बिकम्स अ सुपर कंडक्टर जब हो जाता है, तभी क्या होता है कि इट शोज परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म को शो करता है, राइट? तो देखो, सुपर कंडक्टर रिपेल्स अ मैग्नेट by Newton's third law is repelled by the magnet. This phenomenon of perfect diamagnetism in superconductor is called Meissner effect. Superconducting magnets have been used for running magnetically leviated superfast trains. Okay, तो बेसिकली सुपर कंडक्टर क्या करता है कि कंप्लीटली पुशेस आउट एनी मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अ मैग्नेट कैन नॉट गो थ्रू इट, ओके, उसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा, एंड द सुपर कंडक्टर एंड मैग्नेट पुश ईच अदर अवे। सो दिस इफेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। इट्स द रीजन वाई सुपर कंडक्टर्स कैन बी यूज टू मेक योर ट्रेन्स में यूज करा जाता है, जो कि सुपर फास्ट ट्रेन्स में, राइट? सो ट्रेन्स दैट फ्लोट्स अबव द ट्रैक्स यूजिंग द मैग्नेट्स, वो फ्लोट करते हैं जिसमें कि मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर पैरामैग्नेटिज्म। ओके, तो बेसिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि दे आर वीकली अटैच अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे कि दे आर वीकली attracted to magnets. Basically, they move from areas where the magnetic field is weak to where it's strong. वो क्या करेंगे? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेंगे, लेकिन वो वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट के, मैग्नेट से वो वीकली अट्रैक्ट होंगे, इसको याद रखना। ठीक है, द सब्सटेंस विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आप इसमें याद रखना, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, ओके, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। These the substance have the tendency to move from a region of weak magnetic field से strong magnetic field को वो move करते हैं। They get weakly attracted to a magnet. Okay, ये attract तो होते हैं लेकिन weakly attract होते हैं। Okay, इसका explanation आप लोग देख सकते हो। Explanation में आपको क्या क्या given है, देखो कि द एटम ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पॉजेस करता है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उनके पास होता है ऑफ देयर ओन, ऑन अकाउंट ऑफ ceaseless random motion of the atom, no net magnetization is seen, but in the presence of an external field, जो अगर हम बोलेंगे B नॉट, which is strong enough, and at low temperature में क्या होगा, the individual atomic dipole moment can be made to align and point in the same direction as B नॉट। जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में वो क्या करेंगे कि इंडिविजुअल जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट होंगे, वो खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। द फील्ड लाइंस गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इनसाइड द मटेरियल दे आर कंसंट्रेटेड, एंड इनसाइड क्या होगा कि फील्ड इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा। सो व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखोगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की ओर मूव करेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड, इसको याद रखना। तो इसमें आपका मेन पॉइंट हो गया कि ईच एटम इन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज अ स्मॉल मैग्नेट, और यू कैन से अ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उनके पास क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन होता है। सेकेंडली, नॉर्मली बिकॉज द एटम्स आर मूविंग रैंडमली, देयर इज नो ओवरऑल मैग्नेटिज्म, बट व्हेन वी पुट दिस मटेरियल
इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखेंगे, द एटॉमिक मैग्नेट क्या होगा कि अलाइन विद द फील्ड और अलोंग द फील्ड, खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में खुद को वो अलाइन कर देंगे। एंड एज अ रिजल्ट द मटेरियल बिकम्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, नेक्स्ट कम्स टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट योर क्यूरीज लॉ। ओके, क्यूरीज लॉ क्या होता है? बेसिकली क्यूरीज लॉ tells us how strongly a paramagnetic material gets magnetized when placed in an external magnetic field में। ओके, जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को क्या करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितने, हाउ स्ट्रांगली दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज, उसी के बारे में हम लोग क्यूरीज लॉ से जान सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट सेज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन यानी कि आई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी को, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू 1/T। ओके, एंड हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि द हायर द टेम्परेचर द वीकर द मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा सी और बी नॉट। सी इज द क्यूरीज कांस्टेंट, यहाँ पे सी आपका क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से आप लोग देखो, अगर हम जाई एम के टर्म्स में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ जाई एम, तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा कितना होगा, सी कांस्टेंट रहेगा म्यू नॉट बाई टी। ओके, क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किए थे कि जाई एम इक्वल्स टू आई बाई एच। ओके, जाई एम इक्वल्स टू आपका हो गया आई बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ओके, सो बी नॉट एंड एच के बीच बीच में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है उस रिलेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला रिलेशन, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किए थे। एच इज इक्वल्स टू बी नॉट बाई म्यू नॉट, ये सारे वैल्यूज को यूज करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि है जाई एम इक्वल्स टू सी म्यू नॉट बाई टी। Okay, so where I is the magnetization, B naught is the magnetic field strength, T is the absolute temperature, C is the constant that is Curie's constant, and xi m is the magnetic susceptibility. Susceptibility मतलब a measure of how magnetizable the material is. Okay, तो यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है, दो ग्राफ आप लोग देख सकते हो, एक I वर्सेस B नॉट बाई टी एंड अनदर वन इज योर xi m वर्सेस T। तो इस वाले ग्राफ से xi m वर्सेस T का ग्राफ है एंड I वर्सेस B नॉट बाई टी यहाँ से इसका ग्राफ है ये। ओके, तो दोनों ग्राफ में आप लोग देख सकते हो व्हेन टेम्परेचर T इज लो, मैग्नेटाइजेशन आप लोग देख सकते हो, टेम्परेचर जब लो है मैग्नेटाइजेशन क्या है, हाई है इस वाले ग्राफ में, राइट। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो एट सम पॉइंट ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो कि होगा क्या, कि इट रीचेस अ सैचुरेशन रीजन वेयर इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग। ओके, इसका सैचुरेशन रीजन आ जाएगा जहाँ पे ये और आगे इंक्रीज ही नहीं करेगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट, और इसका तो आप लोग देख सकते हो इनवर्सली है, दोनों के बीच का रिलेशन आप लोग देख सकते हो, इनवर्सली का ग्राफ इस तरह से आता है। So the variation of intensity of magnetization with B naught by T is shown in the figure. This figure, at a particular stage, all the atomic dipoles present in the specimen align in the direction of the external field, and this leads to the saturation region. इसी वजह से आता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, वो सैचुरेट हो गया। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू द टॉपिक फेरोमैग्नेटिज्म। तो बेसिकली some materials like your iron हो गया, cobalt, nickel become strongly magnetized when they are placed in an external field में जब हम रखेंगे तो वो क्या होगा, strongly magnetized हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो materials होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे,
ferromagnetic materials. They are strongly magnetized, okay, when they are placed in an external magnetic field. लेकिन क्यों होते हैं? Why? The answer is these materials have a strong tendency to move from areas of weak magnetic field से वो strong magnetic fields की तरफ move करते हैं. Weak magnetic field से strong magnetic field की तरफ move करते हैं. इसी वजह से they are strongly magnetized. Okay, they get strongly attracted to the magnets. Strongly attracted to the magnets. ठीक है. इसमें आपका आ जाएगा क्यूरी-विस लॉ. ओके, क्यूरी-विस लॉ क्या होता है कि इट डिस्क्राइब्स हाउ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेट्स चेंजेस विद टेम्परेचर अबव द क्यूरी टेम्परेचर. अबव द क्यूरी टेम्परेचर यानी कि जाई एम कैसे चेंज होगा अबव द क्यूरी टेम्परेचर. आपको फॉर्मूला गिवन है. ओके, T ग्रेटर देन TC. TC इज द क्यूरी टेम्परेचर. ओके, यहाँ पे C हो गया क्यूरी इज कांस्टेंट. T is the absolute temperature in Kelvin and TC the Curie temperature. ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को याद रखना. C डिवाइडेड बाई T माइनस TC. इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखो. एक्सप्लेनेशन में आपको क्या है? डोमेन गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे व्हाट इज डोमेन. इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स टाइनी रीजन्स आर कॉल्ड. टाइनी रीजन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे. हैव देयर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. ओके, अगर देखो, अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को छोटे छोटे हिस्सों में यानी कि छोटे छोटे रीजन में ब्रेक करेंगे, सम पर्टिकुलर रीजन का जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, अगर मैं इसका बोलूँ तो इसका सेम ही डायरेक्शन में अलाइन होगा. सिमिलरली इसका सेम ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम ही तरफ अलाइन होगा. तो इस वाले रीजन को एक डोमेन बोलेंगे. सिमिलरली इस रीजन को एक डोमेन बोलेंगे. इस रीजन को एक डोमेन बोलेंगे. इस रीजन को एक डोमेन बोलेंगे. राइट. तो बेसिकली जो टाइनी रीजन्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे. द एटम्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possesses a dipole moment aligned in a common direction over a macroscopic volume is called domain. And each domain has a net magnetization. उनके पास net magnetization होते हैं. And they are randomly oriented. Randomly means without an external magnetic field. These domains are randomly oriented यानी कि no net magnetism. जब हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे उसी वक्त क्या होगा? द जो डोमेन्स होंगे और वी कैन से मैग्नेटिक मूवमेंट्स दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. ओके, एंड जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, दिस डोमेन्स अलाइन देमसेल्व्स इन द फील्ड्स डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेंगे. ठीक है, एंड द मटेरियल बिकम्स मैग्नेटाइज हो जाएगा. Right? So when we apply external magnetic field B naught, the domains orient themselves in the direction of B naught and simultaneously the domain grow in size. This is the aligned domain and these are the randomly oriented domains. So there are in some ferromagnetic materials, the magnetization persists on removal of external magnetic field. Such materials are called hard magnetic materials or hard ferromagnets. यानी कि ferromagnets are further categorized into two parts. One is your hard ferromagnets, another one is soft ferromagnets. Hard ferromagnets यानी कि like alnico. Alnico is the hard ferromagnets. Basically क्या होगा कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को भी हटाएंगे तभी भी उसके पास क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट. ओके, ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. उसी टाइप मटेरियल को हम लोग बोलेंगे हार्ड फेरोमैग्नेट्स. बेसिकली हार्ड टू मैग्नेटाइज होते हैं एंड डीमैग्नेटाइज एंड गुड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स. इसका एग्जाम्पल आल्निको, एन एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एंड कॉपर. इन सबको मिलाकर जो मटेरियल बनता है उसका जो नाम है आल्निको है. इज वन सच मटेरियल विच फॉर्म्स परमानेंट मैग्नेट्स टू बी यूज्ड अमंग अदर थिंग्स एज अ कॉम्पास नीडल. यानी कि परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है. ठीक है,
there are some other ferromagnetic materials in which the magnetization disappear हो जाता है on removal of the external magnetic field। जब हम हटाएंगे तब भी क्या होगा कि मैग्नेटाइजेशन भी डिसअपियर हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, नहीं तो हम लोग सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स भी इनको बोलेंगे, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ओके, gadolinium, these all are your soft ferromagnets। the relative magnetic permeability यानी कि म्यू आर of these substance is greater than 1000, इसको याद रखना। ठीक है, is greater than 1000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट बन जाते हैं एट हाई टेम्परेचर में, यानी कि दे आर वीक। जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा होगा, अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, यानी कि वो वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेट्स को। ठीक है, एंड इसको आप लोग याद रखना कि एक पर्टिकुलर डोमेन में दे आर रैंडमली ओरिएंटेड क्या होंगे, कि ये आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट्स का जो डायरेक्शन है वो रैंडमली ओरिएंटेड था विदाउट यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे 0 है। जैसे कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिए, उसके बाद दे आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ होगा तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स का डायरेक्शन उसी तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आएगा आपका क्यूरी टेम्परेचर, जिसका नोटेशन है टी। क्यूरी टेम्परेचर क्या है, एट दिस टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेंगे, लॉस देयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म एंड बिकम पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, यानी कि जैसे कि हमने बताया था एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इस टेम्परेचर को बोला जाएगा क्यूरी टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द थर्मल एनर्जी ओवरकम्स द अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन्स के वजह से होता है। और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, द ससेप्टिबिलिटी इन द पैरामैग्नेटिक फेज जो कि जाइम होगा C बाई टी माइनस टी सी, और यहाँ पे T इज ग्रेटर देन टी सी। ओके, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर, इसको आप लोग याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का गिवन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अ सोलेनॉइड हैविंग 5000 टर्न्स पर मीटर गिवन है कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड एल्यूमिनियम रिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन इनसाइड द सोलेनॉइड प्रोवाइड द कोर। तो हमें पूछ रहा है कि इफ द मैग्नेटाइजेशन आई का वैल्यू गिवन है इतना, फाइंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एल्यूमिनियम एट 300 केल्विन में हमें ससेप्टिबिलिटी यानी कि जाई एम पूछ रहा है। ओके, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी एट 300 डिग्री गिवन 300 डिग्री केल्विन वी आर गिवन कि टर्न्स पर मीटर आपको 5000 है। ओके, एंड आई का वैल्यू 2 एम्पेयर गिवन है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्या निकालेंगे कि मैग्नेटाइजेशन निकालेंगे। ओके, सो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू जैसे कि आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पेयर पर मीटर। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एच को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जितना भी आपको गिवन है टर्न्स पर मीटर इंटू आप लोग क्या करोगे कि अगर करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी कि एच का वैल्यू मिल जाएगा 10⁴ एम्पेयर पर मीटर। एंड देन हमें पता है जाइम इक्वल्स टू आई बाई एच करोगे, यहाँ पे आई का वैल्यू जो गिवन था, एच जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग इज 320 केल्विन, अब अभी हो गया, सो व्हाट विल बी द मैग्नेटाइजेशन, यानी कि आई का वैल्यू कितना होगा। अगर टेम्परेचर 300 से बढ़कर 320 केल्विन हो गया, सो व्हाट विल बी द मैग्नेटाइजेशन नाउ। हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ कि आपका जाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाइम घटेगा। तो यहाँ पे ये वाला मिस्टेकली लिखा गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाइम 1 बाई जाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू T2 बाई T1। ओके, जो फर्स्ट T1 था 300 केल्विन, T2 इज द 320 केल्विन एंड जाई 1 आपको गिवन है कितना, जो फर्स्ट वाला
जो अभी हमने निकाला कि 2 × 10⁻⁶ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ xi2 बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करके xi2 का वैल्यू निकाल सकते हो। आई थिंक दिस वाज़ रॉन्ग। ओके, ये आपका गलत है। देन मैग्नेटाइजेशन एट 320 केल्विन, यानी कि आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने बताया इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करोगे xim इक्वल्स टू I/h, सो आई आ जाएगा xim इंटू एच। यहाँ पे xi2 का वैल्यू, h का वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट किया था पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.13 इंटू, अच्छा ये तो गलत ही होगा, तो इसको चेक कर लेना। ठीक है, जो भी xi2 कैलकुलेट होगा उसमें आप लोग h का वैल्यू डाल के आई का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। So this is all for today. Thank you.